अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 6 सब्जेक्ट साइंस। टुडेज लेक्चर नंबर इज 4, चैप्टर नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक्स हैं आज के सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, प्लस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन वे में नोट डाउन करने हैं विथ डायग्राम, और प्लस आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद भी करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये मटेरियल्स को पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट, उसके स्ट्रक्चर को, देन ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है? दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये चेस्ट के सेंटर में पाया जाता है। हार्ट के 4 खाने होते हैं, मतलब के 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर 2 चैम्बर्स और लोअर 2 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर जो हैं वो आर्टरिया कहलाते हैं, लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। As you can see the diagram of structure of heart, ये देखिए हार्ट के 4 खाने हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा? अपर 2 चैम्बर्स आर्टरिया कहलाएंगे, और जो 2 नीचे खाने होंगे ये और इस साइड पे ये क्या कहलाएंगे? वेंट्रिकल्स कहलाएंगे। अब हम अगर आर्टरिया की बात करें, यानी कि जो अपर 2 चैम्बर्स हैं वो आर्टरिया कहलाते हैं। आर्टरिया क्या होते हैं? आर्टरिया जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। पतली दीवारें वालों को क्या कहते हैं? हम आर्टरिया कहते हैं। अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो जो वेंट्रिकल्स की जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है। मोटी दीवारें वालों को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड जो होता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है? वेंट्रिकल्स में चला जाता है। और फिर जब जो वेंट्रिकल्स हैं ये पुश करते हैं तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से वो होते हैं? जो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के तमाम हिस्सों में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है ताकि बॉडीज के सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके और वो क्या कहते हैं? खुराक की ऑक्सीडेशन कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो कम होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम ये होता है, ब्लड को ये फेफड़ों की तरफ लेके जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके और ताज़ा ऑक्सीजन हासिल कर सके। अगर अब हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेन्स क्या होती हैं। इनका काम जो होता है कि ये ब्लड को वापस बॉडी से हार्ट की तरफ लाते हैं, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर ब्लड पाया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज को। ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। आर्टरीज का क्या काम होता है? ये ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, और मोस्टली आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। एक और टर्म है कैपिलरीज, उसको डिस्कस करते हैं कि कैपिलरीज क्या होती हैं। वो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स टेक प्लेस होता है, यानी कि जितना भी मटीरियल एक्सचेंज होता है, मटीरियल कह सकते हैं, गैसेस का तबादला होता है, उनको हम उसमें जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? इस लेवल को कैपिलरीज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं ताकि ऑक्सीजन और फूड हासिल करें, तो ऐसी ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोनरी ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को हम ब्रोकन डाउन करते हैं, यानी फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। अगर हम और क्लियरली बात करें
तो फूड सब्सटेंसेस यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, उनको तोड़कर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप खुराक वाली नाली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउथ से। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, दांत, जुबान और सलाइवा होता है। अब टीथ का क्या काम है, यानी इसका फंक्शन क्या होता है? जब हम खुराक खाते हैं तो टीथ उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। मुंह के अंदर आप सबको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स यानी जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और टंग उसके साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प देती है और फूड को रोल भी करती है। इसके अलावा जो जुबान हमारी वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है, यानी कि माउथ के अंदर अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसको डिटेक्ट करता है। सलाइवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। मुंह के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन की डाइजेशन को स्टार्ट करता है, यानी कि इस एंजाइम की मदद से मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन होते हैं उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो हम खुराक खाते हैं वो माउथ से गुजरती हुई ईसोफेगस में आती है। ईसोफेगस यानी फूड पाइप खुराक वाली नाली में आती है और फिर स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है। स्टमक एक मस्कुलर बैग है और फूड इसके अंदर थोड़ी देर तक रहता है और फिर इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर लिया जाता है। स्टमक के अंदर भी एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये जो खुराक के प्रोटीन्स वाले पोर्शन हैं उनके ऊपर काम करता है और डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये स्टमक की वॉल से निकलता है। इसके अलावा स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम कहलाता है, एसिडिक मीडियम होता है। इसके अलावा स्टमक खुराक में पाए जाने वाले जर्म्स को किल भी करता है एसिडिक मीडियम की मौजूदगी की वजह से, और इसके बाद पार्शियली डाइजेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि लीवर की बाइल से। लीवर के अंदर एक छोटा सा पाउच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर से हार्मोन कह लें या केमिकल कह लें वो निकलता है जिसको हम कहते हैं बाइल। जैसे ही खुराक स्टमक में एंटर होती है तो गॉल ब्लैडर से बाइल निकलकर उस फूड के ऊपर आकर गिरता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास एक पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और उस फूड पर आकर गिरता है, और फिर जो डाइजेशन रह जाती है वो बाइल और यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है उसकी मदद से कंप्लीट की जाती है। और जब डाइजेशन मुकम्मल होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल के अंदर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस यानी कि उभार मौजूद होते हैं। स्मॉल ये जो इंटेस्टाइन है इसकी जो वॉल है ना इंटरनल, इसके अंदर उभार मौजूद होती हैं जिन्हें हम प्रोजेक्शंस यानी कि विलाई कहते हैं। विलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं। विलाई क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट शुदा खुराक होती है उनको अब्जॉर्ब कर लेती है और जो ये खुराक होती है वो लिवर में जाती है। फिर उसके ज़रिए से ये खुराक बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर एक्सेस अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में खुराक मौजूद है, यानी डाइजेशन खुराक की मौजूद है, तो लीवर के अंदर ही टेम्परेरी स्टोर कर लिया जाता है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो फर्दर बॉडी के सेल्स में और टिश्यूज़ में इसको भेज दिया जाता है। अब जो अनडाइजेस्ट फूड है वो
स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से कहाँ पे आती है, लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हम कह सकते हैं और इसको हम कोलोन का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि हम लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन का नाम भी देते हैं, कोलोन भी इसको कहा जा सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कुछ देर उसके अंदर रहता है, और अगर अब भी फूड के अंदर सॉल्ट्स और वाटर वगैरह बॉडी को अगर चाहिए तो वो दोबारा से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास रह जाती है तो जस्ट वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है, वो रेक्टम को पास कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो रेक्टम को फिर पास कर दिया जाता है, और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ये देखिए आखिरी पोर्शन कहलाता है। ठीक है, रेक्टम फूड को जो जाने अनडाइजेस्ट फूड जब वेस्ट मटेरियल को थोड़ी देर के लिए अपने पास पार्शली स्टोर करता है और उसको फिर एक ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस। इसके जरिए से अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। अब पेज नंबर 18 पे एक्सरसाइज पार्ट 1, और इसका आज हम क्वेश्चन करेंगे ई वाला पार्ट ई। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। नेक्स्ट हेडिंग देनी है अकरेंस। इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। उसे नेक्स्ट हेडिंग चैम्बर्स। इट हैज 4 चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स और एट्रिया और थिन वॉल्ड, while the lower 2 chambers or ventricles are thick walled. Next heading is function. By the pumping actions of the heart, the oxygenated blood is circulated to all parts of the body, and the deoxygenated blood from the cells is taken to the lungs for removal of carbon dioxide and for getting fresh oxygen. साथ आपने इस क्वेश्चन की डायग्राम भी बनानी है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पेज नंबर 13 पे यहाँ से भी आप इसको देख के डायग्राम अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ वाला, व्हाट इज डाइजेशन, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमंस। पेज नंबर 13 पे है इसका आंसर। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डाइजेशन की और उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग देनी है पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मार्कर से हेडिंग देनी है। उसके बाद पेन से लिखना स्टार्ट करना है। द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, ये सारे ऐसे नेम नंबरिंग वाइज लिखने हैं आपने। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है माउथ की, ये पूरा पार्ट लिखना है आपने उसके अंदर। फिर हेडिंग नेक्स्ट देनी है फूड पाइप और ईसोफिगस की, ये सारा आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है स्टमक की, और ये सारा पार्ट आपने लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पार्ट लिखना है आपने। फिर नेक्स्ट हेडिंग देनी है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सारा पार्ट आपने लिखना है। ये लिखने के बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए अपनी कॉपीज़ पे। ये सब कुछ आपने नोट डाउन करना है, दोनों क्वेश्चंस को प्लस उनकी डायग्राम्स को भी बनाना है आपने, और साथ आपने इन क्वेश्चंस को याद भी करना है और अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है।